हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। सो फ्रॉम टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू टॉपिक। क्या है? इलेक्ट्रिक करंट और करंट इलेक्ट्रिसिटी। आप लोग क्लास 10 में पढ़े हुए हो और इनफैक्ट बहुत लोगों को तो मैंने जो आप लोग करवाया मुझे ये साइंस एडवांस में और काफ़ी एक्स्ट्रा करवाया हुआ है, राइट? तो बहुत कुछ रिपीट होगा। और आज तो फर्स्ट लेक्चर है तो आज तो मैक्सिमम थिंग आप लोग क्लास 10 में पढ़ा हुआ ही होगा। तो लेट्स स्टार्ट। मैं फिर से बोलता हूँ, कुछ नहीं छोड़ूंगा। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग। आप कुछ का पढ़ा हुआ है तो ठीक है, जस्ट कीप पेशेंस। जिनका नहीं पढ़ा हुआ उनको सीखना है। सो आई विल स्टार्ट फ्रॉम कंप्लीटली बिगिनिंग। बिल्कुल डिफिनेशन से करूँगा। मुझे लगता है कि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपका पहले कुछ नहीं पढ़ा हुआ है, ठीक है? सो व्हाट इज डिफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? व्हाट इज दिस? वी नो इलेक्ट्रिक करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, राइट? इलेक्ट्रिक करंट क्या है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। इट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। आप लोग पढ़े हो क्लास 10 में, राइट? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। दिस इज इलेक्ट्रिक करंट। ओके, अब तो इसको समझते हैं। हमको हर जगह लिखा हुआ मिलता है I इक्वल टू क्यू बाई टी। मैं आऊँगा फिर से, एंड Q इक्वल टू आई टी। पहले मैं सबको लिख दे रहा हूँ, लेकिन आई विल एक्सप्लेन इट। सो Q इक्वल टू आई टी। सो यहाँ से देखेंगे Q है कूलम, T है सेकेंड, सो ये हो गया कूलम पर सेकेंड। सो I का जो SI यूनिट होगा इलेक्ट्रिक करंट का, ये क्या होगा? कूलम पर सेकेंड और एम्पियर। इज कूलम पर सेकेंड और इज ऑल्सो कॉल्ड एम्पियर। आप लोगों को पढ़ा हुआ है सब कुछ, राइट? अब इलेक्ट्रिक करंट वेक्टर है स्केलर, पता है इट्स ए स्केलर। इसका मैग्नीट्यूड है या नहीं है? है। डायरेक्शन है या नहीं है? है। सो इलेक्ट्रिक करंट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, बट एक्चुअली इट्स ए स्केलर बिकॉज़ इट डजंट फॉलो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर्स। तो क्लास 11 वेक्टर में पढ़ चुके हो। So it has both magnitude and direction. It has both magnitude and direction. Okay. अब हम आते हैं, होता क्या है कि कैसे Q इक्वल टू आई डी का मतलब क्या होगा? मैं फर्स्ट एक्सप्लेन करता हूँ। ये बेटा सब सिंपल थिंग है, नोट कर लोगे आप लोग। मैंने बोला इलेक्ट्रिक करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, राइट? आप इस चीज को समझो। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्या? हम क्या करते हैं, एक हमारे पास मानते हैं कंडक्टिंग वायर है, इसमें कुछ करंट फ्लो कर रहा है, लेट्स सपोज। तो हमने इसका कोई क्रॉस सेक्शन लिया और इससे अगर इस डायरेक्शन में टोटल टी टाइम में टोटल क्यू चार्ज फ्लो किया इन दिस डायरेक्शन, तो हम बोलेंगे I is equal to Q by T in this direction. Plus, conventionally we have assumed direction of electric current and direction of flow of positive charge. रियल में आपको मैं बता चुका हूँ कंडक्टर में क्या फ्लो करता है? इलेक्ट्रॉन। प्लस आप ये क्यों माने हैं? एक्चुअली ये सब मैकेनिज्म हम लोग बाद में जाने, लेकिन पहले इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग ये कन्वेंशन मान चुके थे, उसी को हम लोग फॉलो कर रहे हैं। सो assume डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट या डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो हमने माना टी टाइम में इस क्रॉस सेक्शन से क्यू चार्ज फ्लो हो रहा है, सो आई इक्वल टू क्यू बाई टी। इसे एग्जांपल लेते हैं। इस इधर मान लिए इधर 8 कूलम चार्ज फ्लो हुआ और इधर 2 कूलम चार्ज फ्लो हुआ इन 2 सेकेंड। एक हमने क्रॉस सेक्शन लिया, इस क्रॉस सेक्शन से इस डायरेक्शन में 2 सेकेंड में 8 कूलम फ्लो हुआ, इधर 2 कूलम हुआ। सो I विल बी नेट प्लस चार्ज दे रहा, इधर 8 माइनस 2 6 by 2 एम्पियर, 3 एम्पियर। Am I clear? Similarly, अगर मान ले किसी पॉइंट से इधर फ्लो हुआ 20 कूलम, इधर फ्लो हुआ 6 कूलम, सो टाइम है अगेन 2 सेकेंड। 2 सेकेंड में इस पॉइंट से इधर गया 20 कूलम, इधर गया 6 कूलम, तो I विल बी नेट चार्ज कितना फ्लो हुआ? 20 minus 6 40 by 2 एम्पियर इन दिस डायरेक्शन, दैट इज 7 एम्पियर। सो होपफुली आपको डिफिनेशन क्लियर है।
कि अगर हम जब बोलते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, हमको एक पॉइंट पर क्रॉस सेक्शन लिया हुआ है, हम उस पॉइंट से देख रहे हैं, कोई एक पॉइंट से कितना चार्ज फ्लो किया उतने टाइम में किसी एक पॉइंट से। सो यहाँ पे 20-6 मैं आपको दिखा रहा हूँ, इतना ऐसा होता नहीं है। एसपीएस स्टेटमेंट इनफैक्ट हर जगह सेम चीज शो करेगा, राइट? ऐसा नहीं कि यहाँ कुछ ज्यादा यहाँ पे कम, ऐसा नहीं है। मतलब बेसिकली हम आपको एक समझो मैग्नीफायर दिखा रहे हैं, छोटे से पॉइंट को हम लोग यहाँ मैग्नीफायर आपको दिखा रहे हैं। Am I clear? यहाँ तक कोई डाउट है क्या? सो जब हम बोल रहे हैं कि अगर यहाँ 20 कूलम इधर जा रहा था, उस पॉइंट से 2 सेकंड में 20 कूलम इधर चार्ज किया, 6 कूलम उधर गया, एक ही पॉइंट से। मैं बस मैग्नीफायर आपको दिखा रहा हूँ समझाने के लिए। क्लियर? सो ये हो गया रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। और हमने हमेशा का डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ कॉरिडोर। फॉर एग्जांपल अगर आपको दे दे कि इधर गया, लेट्स एज्यूम किसी पॉइंट से 8 इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, 6 इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, ठीक है? इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है? इलेक्ट्रॉन इन 2 सेकेंड। जस्ट हमने क्या बहुत ही हाइपोथेटिकल केस लिए। इन 2 सेकेंड फ्रॉम अ पॉइंट 8 इलेक्ट्रॉन flows in this direction, 6 electron flows in that direction. Then find magnitude and direction of electric current flowing through that point. ये मेरा क्वेश्चन है, ठीक है? सो मेरा पहला ऑप्शन है 1 एम्पियर इन दिस डायरेक्शन, फिर है 1 एम्पियर इन दिस डायरेक्शन, और एक नोटा। बस 3 ऑप्शन, ज्यादा नहीं। क्वेश्चन क्लियर है ना? कि हमने एक कोई पॉइंट लिया, उस पॉइंट से 2 सेकेंड में इस डायरेक्शन में 8 इलेक्ट्रॉन क्रॉस किया और इधर 6 इलेक्ट्रॉन क्रॉस किया। इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन में मूव कर रहा है और इधर 8 इलेक्ट्रॉन क्रॉस किया, इस पॉइंट से 6 इलेक्ट्रॉन को किया। सो अल्टीमेटली इससे कितना करंट फ्लो हो रहा है, ये 2 सेकेंड इंटरवल में दिया हुआ है। ओके, पहले आप बताओ, नेट इधर आ रहा है 2 इलेक्ट्रॉन, राइट? मतलब करंट किधर होगा? उधर, बिकॉज नेगेटिव चार्ज आ रहा है। सो इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन इधर होगा, इसमें कोई डाउट नहीं। अब I इक्वल टू Q बाई T। सो Q कितना होगा? 2 कूलम Q है क्या? यहाँ एम्पियर मींस कूलम पर सेकंड है, इलेक्ट्रॉन है, दैट इज 2 इनटू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, this by 2. So this much ampere current is this much ampere in this direction. Am I clear? Hopefully इसमें किसी को डाउट नहीं है। जस्ट डिफरेंस इलेक्ट्रिक करंट है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। हमने आपको 2 सेकंड दे दिया, इतना इलेक्ट्रिक करंट है, तो ये है, राइट? फिर मिस्टेक नहीं कर रहा है ना, हम बिल्कुल डर रहे रहते हैं, तो उसकी जिम्मेवारी आपकी है, मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं है। कॉन्सेप्ट जिम्मेवारी बस मेरी नहीं। लकीली तक नहीं हो रहा है कोई मिस्टेक, तो चल रहा है काम। ओके, अब जरूर अभी हमने क्या किया, लंबा इंटरवल लिया, राइट? उसमें हमने बोल दिया Q बाई T। बट हो सकता है कि टाइम के साथ I चेंज कर रहा हो। हमने 2 सेकेंड में लिया, एक बड़ा इंटरवल, दैट इज लाइक एवरेज करंट, राइट? कि 2 सेकेंड में टोटल उतना किया। अब हर इंटरवल पे, हर इंस्टेंट पे करंट से होगा जरूरी नहीं है। सो रियल में बात हम करें इंस्टेंटेनियस करंट, आप लोग पढ़े थे एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड। जस्ट लाइक दैट instantaneous current I equal to dq by dt and I average will be equal to delta q by delta t। जो हम लोग करते थे, हम लोग क्या करते थे, डेल्टा q by delta t तो कर रहे थे, so delta q by delta t। so ये हो गया I instantaneous, right? that is dq by dt। तो किसी इंस्टेंट पे अगर हमको करंट निकालना है dq by dt, और अगर कांस्टेंट है तो dq by dt लिखते हैं डेल्टा q by delta t। ये सब कुछ आप लोग काइनेमेटिक्स में पढ़े हो, जस्ट लाइक ये एवरेज स्पीड है और ये इंस्टेंटेनियस स्पीड है, ठीक है? सो आई एवरेज डेल्टा q बाय डेल्टा t, कोई दिक्कत नहीं। सो अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इस पे। फर्स्ट क्वेश्चन, if 0.2 ampere current flows through a point for 5 minutes
if 0.2 ampere current flows through a point for 5 minutes, then find number of electrons crossing through that point in 5 minutes. तो किसी पॉइंट से 0.2 एम्पियर करंट किसी फ्लो कर रहा है, 500 करंट फ्लो करता है, तो उस इंटरवल में टोटल कितना इलेक्ट्रॉन क्रॉस किया, फटाफट कितना इलेक्ट्रॉन क्रॉस किया, जल्दी कितना इलेक्ट्रॉन उस पॉइंट से क्रॉस किया। फटाफट करते हैं, फटाफट। सो आपको निकालना है, सिंपल है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन कि 5 मिनट्स में उस पॉइंट से कितना इलेक्ट्रॉन क्रॉस किया, ये आपको निकालना है। बहुत ही आसान है, तो सर मारे मुझे बताने में, बट ठीक है बता देता हूँ। हमको पता है Q इक्वल टू क्या होगा, I इंटू टी, यहाँ पे I कांस्टेंट है, सो I का वैल्यू क्या है 0.2, और टाइम हमको निकालना है Q कूलम में, ये कूलम पर सेकंड है, वी नीड T इन सेकंड, सो 5 मिनट्स इक्वल टू 300 सेकंड, सो दिस इनटू 300, ये कितना हो जाएगा 60। एम आई क्लियर? ये कितना है 60, कोई दिक्कत नहीं? ओके। सो अब हमको पता है 1 कूलम इक्वल टू 6.25 इंटू 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन, तो 60 कूलम इक्वल टू 6.25 इंटू 10 पावर 80 इंटू 60, जो भी आएगा वही आंसर होगा, दिस मच इलेक्ट्रॉन। एम आई क्लियर? ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, इफ ट्वेल्व पॉइंट फाइव इंटू if 12.5 into 10 power 20 aluminum 3 plus ions passes through a point in 10 seconds, then find electric current flowing through that point। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन सारा करवा रहा हूं। If 12.5 into 10 power 20 aluminum 3 plus ion passes through a point in 10 seconds, then find electric current flowing through that point। जल्दी जल्दी करो। फटाफट फटाफट फटाफट। ऑप्शन ए 20 एम्पियर, ऑप्शन बी 40 एम्पियर, ऑप्शन सी 60 एम्पियर, ऑप्शन डी नोट। जल्दी कीजिए, हो गया। सो हमको निकालना क्या है, आई इक्वल टू क्यू बाई टी। अब क्वेश्चन में हमको डायरेक्ट क्यू दिया हुआ है क्या? नहीं, we have given number of aluminum 3 plus ion
और एक Al3 प्लस पे कितना चार्ज होगा, स्टैटिस्टिक्स के फर्स्ट क्लास में बताया हूं कि इस पे चार्ज कितना होगा 3 इंटू 1.6 इंटू दिस मच कूलम। एम आई क्लियर? अब मत पूछना सर कैसे, बहुत भौंके थे, बेसिक चीज है। सो इतना कूलम है 1 Mn3 प्लस आयंस पे, हमारे पास इतना आयंस है, तो टोटल चार्ज कितना फ्लो किया उस 10 सेकंड में 12.5 इंटू 10 पावर 20 इंटू 3 इंटू दिस मच कूलम। सो इतना चार्ज फ्लो किया 10 सेकंड में, राइट? ओके, सो अब मल्टीप्लाई कर लो, क्या होगा 12.5 इंटू 4.8 इंटू 10 दिस मच कूलम। अब कर मल्टीप्लाई, फटाफट करो, मेरे हिसाब से 600 आना चाहिए, चेक करो। ये 60 है, देखो ये 60 है कि नहीं? अरे यार, दिस इंटू 48/10, ओह 224 2 5 25 5 2 जा 10 दिस 2 12, वाह क्या हुआ, ये 60 इंटू 10 600 कूलम आ गया। सो टोटल चार्ज कितना फ्लो किया 600, टाइम कितना है 10 सेकेंड। सो I इक्वल टू 600/10 कूलम पर सेकेंड, दैट इक्वल टू 60 एम्पियर। देखो ये बहुत इजी है कि आपको डाटा को सेट करके आए। देखो दो चीज बहुत तरीका किया जा सकता है कि हम क्वेश्चन लिखें, फिर आपको वीडियो ऑन करें, फिर आप सॉल्व करो, ये पूरा सोल्यूशन लिख दें, फिर जब वीडियो कॉल कर फिर से शुरू करें। लोग करते हैं, वहाँ पे कल हम पूरा क्वेश्चन चेक करेंगे, देख के करेंगे, बट उससे हमको लगता है मजा नहीं आएगा। वो लाइव क्लास का फील नहीं आएगा, क्या कहाँ से अचानक पूरा क्वेश्चन भर गया। मुझे पता है इसमें टाइम लगता है, आपका टाइम होता है, मैं पूरा क्वेश्चन बोर्ड पे लिखता हूँ, बट उसी टाइम आप भी तो कॉपी पे लिख रहे होते, कुछ टाइम नहीं लग रहा है। क्लास में तो यही करते हैं कि हाँ आपको क्वेश्चन लिखा रहे हैं, बोर्ड पे लिख रहे हैं, तो आप कॉपी पे डोंट करो। अगर हम क्वेश्चन खुद से लिख के आए हैं, फिर वीडियो ऑन करेंगे, फिर से पॉज करेंगे, ये सब करते रहेंगे, तो आपको फिर हम क्लासरूम को रोकना पड़ेगा आपको वीडियो नोट क्वेश्चन नोट करने के लिए। सो कोई फर्क नहीं पड़ता है, एंड आई थिंक दैट इज बैड ऑप्शन। क्या आप लोगों को क्या लगता है? या ओके, सो ये बेसिक हमने डिफिनेशन ऑफ करंट पे क्वेश्चन किया नहीं? ओके, एक और कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, let's assume charge passing through a point depends on t. It is this 3t squared minus 12t plus 5. This much coulomb. This is charge passing through point at time t. मतलब 0 से लेकर t तक में से कितना जाएगा? जब t इक्वल 0 पे कुछ चार्ज किया, मतलब हमको पूछा इतना एट एनी टाइम पे उस पॉइंट से कितना चार्ज फ्लो किया, हम इसे निकाल सकते हैं। अब हमको निकालना है फाइंड इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू पॉइंट I थ्रू पॉइंट at t इक्वल टू 1 सेकेंड। ऑप्शन दे दें, या इस ऑप्शन लाइक तो है नहीं। 6 एम्पियर, 12 एम्पियर माइनस 6 एम्पियर, जीरो, नोट। to find I at t equal to 1 सेकेंड। ओके, निकालते हैं। I equal to dq by dt, that equal to 60 minus 12. Now put t equal to 1 second. So I equal to 6 minus 12 minus 6. What do you mean by minus 6? क्या मतलब? अगर मान लिया जब हम ये एक्सप्रेशन लिखे थे q का, हम प्लस चार्ज को इधर फ्लो मान के q का एक्सप्रेशन लिखे, मान लेते हैं। लेट्स assume
तो आई उसके अपोजिट डायरेक्शन में थ्रो कर। इसका मतलब बस यही हुआ कि हमने जिस डायरेक्शन को प्लस मान के ये क्यू का एक्सप्रेशन लिखा था, अब मतलब हमने माना पॉजिटिव चार्ज इधर फ्लो कर रहा है बट करंट अब इधर फ्लो कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन, राइट। सो ऐसा क्वेश्चन है, पुट आई विद साइन, क्योंकि इसने कन्वेंशन लिया उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट जा रहा है। फिर पूछा किसी इंटरवल में डेल्टा आई एवरेज निकाल सकते हो। फॉर एग्जांपल इफ यू हैव बीन आस्क्ड टू फाइंड average current passing through a point interval 0 to 2 second. Find average current passing through a point in interval 0 second to 2 second. ये बोल दिया। ऑप्शन ए 0 एम्पियर। ऑप्शन ए क्या है? 0। ऑप्शन बी 6 एम्पियर। ऑप्शन सी -6 एम्पियर। ऑप्शन डी हो गया। तो जब भी बोलेगा एवरेज करंट, अब भी हमने डिफाइन किया, इस सब का सारा क्वेश्चन हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, राइट। एवरेज स्पीड निकालते हैं, इंस्टेंट स्पीड निकालते हैं, बिल्कुल वैसा ही कंप्लीट डिवीजन है, टाइम पास है। आई एवरेज डेल्टा क्यू है डेल्टा टी, तो हमको डेल्टा क्यू निकालना है। सो डेल्टा क्यू इक्वल टू क्यू एट टी इक्वल टू 2 माइनस क्यू एट टी इक्वल टू 0। सो टी इक्वल टू 2 इक्वल टू 2 पुट करो, 3 into 4 12 minus 24 minus 12 plus 5 minus 7 t equal to 0 पे 5। am I clear? t at t equal to 2 q क्या होगा? 3 into 4 12 minus 24 minus 12 plus 5 minus 7 and t equal to 0 plus 5, so this is minus 12, so delta q is minus 12, so I average equal to minus 12 by 2 ampere, again it's minus 6, it's just coincidence। am I clear? कोई डाउट नहीं? नेक्स्ट, मैं बस आपको सारा वेरिएशन करना चाहता हूं। अब मान लिए एक सिंपल क्वेश्चन दे दिया, बहुत बार आप लोग देखे होंगे, हमने आपको चार्ज वर्सेस टाइम ग्राफ दिया, किसी पॉइंट से कितना चार्ज फ्लो किया एट एनी टाइम टी, उसका ग्राफ दिया, क्यू वर्सेस टी ग्राफ दे दिया। दिस एंगल 37, दिस इज 53, दिस इज फॉर टू डिफरेंट वायर्स ए एंड बी। I have given you Q versus T graph for two different wires A and B. So my question is find IA by IB. Find IA by IB. Option A 3/4. Option B 4/3. Option C 16/9. Option D 9/16. Option E nota. So we have two different wires, connecting wires A and B, and I have plotted charge flowing through a point with time Q versus T graph. Now we know I equal to dq by dt, और यहाँ पे इसका स्लोप कांस्टेंट है, मींस करंट कांस्टेंट है। So slope of QT graph gives instantaneous current, right? Instantaneous current। तो अगर आपको चार्ज टाइम ग्राफ दिया हुआ है, उस पे हम टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे, उसका स्लोप क्या देगा? इंस्टेंट करंट में बहुत ज्यादा टाइम इस पे नहीं दूंगा, क्योंकि ऐसा सब कुछ काइनेटिक्स हम लोग बहुत स्लो करते हैं और काफी करते हैं। वहां जो डिस्टेंस था यहाँ पे क्यू, वहां पे डिस्प्लेसमेंट अगर मानते हैं वहां पे डिस्प्लेसमेंट था, यहाँ पे क्यू है, और यहाँ पे फिर यहाँ पे टाइम सेम थिंग है। सो वहां जो वेलोसिटी होगा यहाँ पे करंट है, राइट। वहां डिस्प्लेसमेंट टाइम था, यहाँ पे क्यूटी ग्राफ है। स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव्स वेलोसिटी, स्लोप ऑफ क्यूटी ग्राफ गिव्स इलेक्ट्रिक करंट। तो हमने स्लोप देखा, सो IA इक्वल टू 1037 that is equal to 3/4. Current through wire B equal to 1053 that is equal to 4/3. So I have asked you IA by IB, that is 3/4 divided by 4/3. 3/4 into 3/4, 9/16. Am I clear?
देखो बेसिक क्वेश्चन है, सब क्लास आप लोग पहले भी कर चुके हो, राइट। नेक्स्ट, आज का बिल्कुल बेसिक टाइप ही होगा, सब कुछ आपका पढ़ा हुआ मिलेगा, कुछ एक आध कुछ नया मिलेगा, तो भाई मैक्सिमम थिंग पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लिए कि हमने आईडी ग्राफ बना दिया, t equal to 0 से, this is current time graph for a conductor in interval 0 to 8 second. Then question is find charge flown through a point, a charge passing through a point इनफैक्ट नेट चार्ज है, चार्ज दोनों मिनट ही हम लोग बात करते हैं, पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन इंटरवल 0 सेकेंड टू 8 सेकेंड। सो ये आईटी ग्राफ है, करंट टाइम ग्राफ दिया हुआ है आपको इंटरवल 0 टू 8 सेकेंड में। तो इस इंटरवल में किसी पॉइंट से कितना नेट चार्ज फ्लो करता है, ऑप्शन ए। आप लोग फटाफट करते जाओ, फटाफट कराओ। 70 कूलम, ऑप्शन बी 60 कूलम, ऑप्शन सी 50 कूलम, ऑप्शन डी नोट। हो गया। देखो हमने देखा I इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, सो डी क्यू इक्वल टू आई डी टी। सो इंडिकेशन ऑफ डी क्यू मीन डेल्टा क्यू विल बी इंडिकेशन ऑफ आई डी टी. So this is our basic equation. Now if I is constant then delta Q is equal to I into T, right? So basic question क्या है, delta Q indication of I into T. So area under ID graph gives charge passing through a point, right? किसी एक पॉइंट से कितना चार्ज पासिंग थ्रू अ पॉइंट, किसी एक पॉइंट से कितना चार्ज उस टाइम में फ्लो कर रहा है। अगर हम आईडी ग्राफ का एरिया निकालते हैं तो उस टाइम इंटरवल में कितना चार्ज किसी पॉइंट से पास है वो हमें मिलेगा। तो यानी हमको पता 0 से 8 सेकंड में इसका एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, सो हाफ इंटू 6 इंटू 20 दैट इज प्लस 60, और इसका एरिया 2 और ये है तो -10। इसका अच्छा माइनस का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि पहले करंट इधर फ्लो कर रहा था। अगर हम एक पॉइंट लेते हैं, पहले इधर 60 कूलम चार्ज फ्लो किया बिटवीन 0 टू 6 सेकंड, 6 टू 8 के बीच में करंट उल्टा फ्लो करने लगा भाई, और वेरिएबल करंट है, और इसमें 10 कूलम अपोजिट डायरेक्शन में चार्ज फ्लो किया, सो नेट चार्ज कितना गया +50। Am I clear? So करंट का डायरेक्शन चेंज हो गया। ये तो लोग तो अल्टरनेटिंग करंट, राइट, जहां पर डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज होते रहता है। सो यहाँ पे कहना डायरेक्शन चेंज कर गया, पहले पॉजिटिव था फिर नेगेटिव हो गया। Am I clear? Okay. जैसे क्वेश्चन ने दिया I टाइम डिपेंडेंट है 2t - 6 एम्पियर, देन फाइंड एवरेज करंट इन इंटरवल 0 सेकेंड टू 4 सेकेंड। ये क्वेश्चन दिया कि किसी वायर से जो करंट फ्लो कर रहा है वो टाइम डिपेंडेंट है 2t - 6 एम्पियर, यू हैव टू फाइंड एवरेज करंट passing through that wire in interval 0 to 4 second। फटाफट करो, 0 to 4 सेकेंड।
यू हैव टू फाइंड एवरेज करंट इन इंटरवल 0 सेकेंड। तो किसी वायर से, माने कोई एक वायर है, उस वायर से करंट फ्लो कर रहा है और ये टाइम डिपेंडेंट है, जो आइदर फ्लो कर रहा है ये टाइम डिपेंडेंट है, ओके, 2t - 6। then you have to find average current interval 0 second to 4 second, okay। so हमको पता है I average इक्वल टू क्या होगा, del q by del t, ये होता है ना, ठीक है। तो डेल्टा क्यू निकाल लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी फ्रॉम 0 to 4। यह बहुत ज्यादा यूज होगा एसी में। दिस इज वैल्यू ऑफ एवरेज करंट। जब भी आपको एवरेज करंट निकालना बोले, जो भी इंटरवल उसमें इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी बाय डेल्टा टी, दैट इज एवरेज करंट। हम लोग इसको एसी में बहुत ज्यादा यूज करते हैं। सो आई हमारा यहाँ पे क्या है, 2t - 6 dt 0 to 4। इसको इंटीग्रेट करते हैं, 2t dt स्क्वायर, सीधे करते हैं 4 स्क्वायर माइनस 6 इंटू dt 16 - 24 माइनस 8। डेल्टा क्यू निकला, सो आई एवरेज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी, सो इट इज -8 कूलम डिवाइड बाय टाइम कितना दिया हुआ है 4, दिस मच एम्पियर, सो व्हाट वी गॉट इज -2 एम्पियर। कुछ लोग ग्राफ से भी कर सकते हैं, ये 2t - 6 है तो ग्राफ कैसा होगा बोलो, ग्राफ कुछ ऐसा होगा, at t equal to 0 current is -6, sorry 2t - 6 है, राइट। सो हम आई और टी का ग्राफ बनाते हैं, स्लोप तो पॉजिटिव है ना, कुछ ऐसा ग्राफ होगा। at t equal to 0 current is -6 एम्पियर, at t equal to 4 करंट कितना होगा, 4 इंटू 2 - 6 2 एम्पियर। ये हमने IoT का ग्राफ किया। स्टेट डायग्राम बिकॉज़ 2t - 6 है प्रोपोर्शनल टू t एट स्लोप, मतलब ये 2t मतलब mx + c के फॉर्म में है। आईडी ग्राफ बन गया, इसका यानी होगा डेल्टा क्यू, इसका क्या देगा डेल्टा क्यू, 0 कब होगा, t इक्वल टू 3 सेकंड पे। निकलो एरिया, ये 3 है, ये 4 है और यहाँ पे 2 एम्पियर है। निकलो एरिया, ये हाइट है 6, ये जाएगा -9 कूलम, राइट। और ये निकालो, हाइट कितना है 2 और ये 1, सो +1 कूलम, सो एरिया कितना आ गया -8, सही आ रहा है, तो जो अच्छा लगे। बट ये मेथड आपको जनरल होता है, अगर यहाँ से लाएं तो आपको नहीं होता इस मेथड से, ये जनरल है, ये है जनरल मेथड। कोई फंक्शन देगा आई का, हम लोग डेल्टा क्यू निकाल के एवरेज निकाल सकते हैं, राइट, ओके। अरे इस ग्राफ बना के बस एरिया निकाल दिया, क्या कंफ्यूजन हो रहा है इसमें, नहीं ना। सो ये सब बेसिक हम लोग अभी सारा कुछ किए, जितना भी चीज की क्या किस लिए किए, डिफिनेशन ऑफ करंट पे, ओके। नाउ वी नो वी हैव 2 टाइप्स ऑफ करंट, राइट, एसी एंड डीसी। जस्ट हम स्मॉल डिस्कशन करेंगे यहाँ पे, शॉर्ट डिस्कशन। करंट हमारे पास 2 टाइप का है, डीसी एंड एसी। डीसी मीन्स क्या होता है, डायरेक्ट करंट, एसी अल्टरनेटिंग करंट। Now as name suggests, डायरेक्ट करंट मीन्स इफ डायरेक्शन ऑफ करंट रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब डायरेक्शन टाइम के साथ चेंज नहीं करता। इफ डायरेक्शन ऑफ करंट रिमेन्स कांस्टेंट, then current is DC, and if direction of current keeps changing, if direction of current changes, then it comes under AC। तो AC में करंट का डायरेक्शन चेंज करता है, बट DC में डायरेक्शन ऑफ करंट रिमेन्स कांस्टेंट। एक सिंपल एग्जांपल, कुछ एग्जांपल देते हैं ग्राफ बना के। मान लिए आई और टी का ग्राफ बनाते हैं, यहाँ पे आई है, यहाँ टी है, ये क्या है, एसी या डीसी, डीसी।
बिकॉज करंट हमेशा क्या है, पर डे, ये डीसी है। फिर से ग्राफ बनाते हैं आई और टी का। ये क्या है, एसी या डीसी? कुछ लोग गलती कर दी। अरे भाई यहां पे करंट कभी भी नेगेटिव हुआ क्या, हमेशा पॉजिटिव, डायरेक्शन चेंज किया क्या? करंट का मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा है। यहां पे करंट का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट नहीं है, वो चेंज कर रहा है, बट डायरेक्शन चेंज कर रहा है क्या? नहीं, हमेशा करंट क्या है, पॉजिटिव। वो हमेशा ग्राफ, टी ग्राफ के ऊपर ये करंट मींस करंट हमेशा पॉजिटिव है। सो इट इज डीसी। ये एसी नहीं है, गलती मत करना, कभी नेगेटिव नहीं हुआ। अब मान लिया ऐसा बना दे कुछ आईटी ग्राफ। अब एसी या डीसी? एसी, पहले करंट बढ़ता फिर नेगेटिव हो गया, सो ये एसी है। किसी ने ये बना दिया चार्ज टाइम ग्राफ है, क्यूटी ग्राफ। ये क्यूटी ग्राफ, एसी या डीसी? अरे इसका स्लोप होता है क्यों? सो अगर हमने इधर कहीं स्लोप दिखा, यहां पे स्लोप क्या है, पॉजिटिव। यहां पे स्लोप क्या है, पॉजिटिव। और यहां पे टेंजेंट ड्रॉ कर, अगर इधर कहीं टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, सो यहां एंगल ये ऑब्ट्यूस है, सो यहां पे टेन थीटा डैश नेगेटिव है। मींस इधर करंट पॉजिटिव है और इधर नेगेटिव है, सो डायरेक्शन ऑफ करंट है चेंज। ये क्यूटी ग्राफ है, ये आईटी ग्राफ नहीं है। ये जो है मेरा क्यूटी ग्राफ, इधर स्लोप पॉजिटिव, इधर स्लोप नेगेटिव, सो करंट इधर पॉजिटिव, करंट नेगेटिव, डायरेक्शन ऑफ करंट है चेंज। सो इट इज एसी, ये डीसी नहीं है, ये अल्टरनेटिंग करंट है। कोई दिक्कत? अब आपको ग्राफ दे या फंक्शन दे, आप देख लो डायरेक्शन चेंज कर रहा है मींस करंट एसी होगा, अगर डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा है तो डीसी होगा। ठीक, और हम लोग अभी जो पढ़ेंगे इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, डीसी। चैप्टर में क्या हम लोग पढ़ेंगे, डीसी। ओके, अच्छा अच्छा अच्छा, एक डाउट मान लेते हैं, इसमें एक लोग कंफ्यूज करते रहते हैं। डिफिनेशन को मॉडिफाई करना नहीं, मैं एक सर्किट है, इसमें करंट ऐसे फ्लो कर, क्लास 10 में पढ़ चुके। अब यहां पे ये करंट क्या है, एसी या डीसी? ये करंट क्या है, एसी या डीसी? क्या है? बात तो बोल दिया डीसी। क्यों भाई, यहाँ करंट आ रहा है, इधर फिर ऊपर चला गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया, डायरेक्शन चेंज कर रहा है। डायरेक्शन करंट किस चेंजिंग, यहाँ पे पहले मेरी तरफ था, फिर ऊपर की तरफ गया, फिर मैं इस तरफ गया, फिर नीचे आया। कांस्टेंट तो नहीं है, हमने बोला डायरेक्शन कंटीन्यूअस कांस्टेंट के सब वहां पे चीज मिसिंग है। अगर हम डीसी की बात करते हैं तो डायरेक्शन ऑफ करंट, आप वहां पे डिफिनेशन को मॉडिफाई करना। डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू अ पॉइंट with respect to time, मैं पोजीशन स्पेस नहीं बोला, with respect to time, with respect to time remains constant। चीजों को समझ, मतलब हम बात कर रहे हैं कि सुवाई में अगर हम कोई भी एक पॉइंट पकड़े हैं और अगर इस पॉइंट पे करंट अभी ऊपर जा रहा है तो टाइम के साथ, अगर 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 1 साल बाद, मींस अगर यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ करंट यही रह गया, इस पॉइंट पर डायरेक्शन ऑफ करंट टाइम के साथ चेंज नहीं किया, देन डीसी। अगर इसी पॉइंट पे पहले करंट मान लिए इधर था और कुछ देर बाद ऐसा हो गया, टाइम के साथ डायरेक्शन चेंज कर दिया, मींस ये क्या हो जाएगा, डीसी। सो आई एम टॉकिंग अबाउट टाइम। देखो मैंने ग्राफ भी बनाया था, क्या हमने ग्राफ भी बनाया था आई और टी का, और हमने जब बोला ये, इसका मतलब है कि किसी भी टाइम पे हम जाते हैं करंट हमेशा पॉजिटिव ही है। और जब हमने ऐसा बोल दिया, इसका मतलब है किसी पॉइंट पे पहले करंट पॉजिटिव था और उसी पॉइंट पे कुछ टाइम बाद इस पॉइंट पे, मतलब इस इंस्टेंट पे करंट नेगेटिव हो गया।
मतलब ये आईओटी ग्राफ है किसी एक पॉइंट के लिए। यहाँ पे जब हम ये ग्राफ बनाते तो वही पढ़ चुके हो। यहाँ पे हम x कांस्टेंट रखे हैं, सिर्फ टाइम को वैरी कर रहे हैं। याद है हम बताए थे वे में y x t, वहाँ पे x और t दोनों वैरी कर रहे थे। यहाँ पे हम IoT का हम लोग किसी एक पॉइंट का डिफरेंट इंस्टेंट पे हम लोग करंट प्लॉट कर रहे हैं। क्लियर? ओके। सो अब लिखना डीसी में मतलब डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू अ पॉइंट रिमेन्स कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, एंड इन केस ऑफ एसी direction of current flowing through a point with respect to time changes। ठीक है? ओके। सो हमने एसी डीसी पढ़ लिया। एसी को हम फिर डिटेल में पढ़ेंगे बाद में, बिल्कुल लास्ट में जब डायग्राम पूरा कंप्लीट करेंगे तब एसी पढ़ना है। ओके। नाउ नेक्स्ट थिंग इज mechanism of current flow in conductor। mechanism of flow of current excuse me through conductor। इसको हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में डिस्कस किया हुआ है, बट फिर से हम डिस्कस करते हैं। लेट्स assume we have an isolated conducting wire। मानते हैं सिलिंड्रिकल वायर है और एक कंडक्टिंग है। ठीक है? और ये अभी ऐसे ही रखा हुआ है, तो इसके इलेक्ट्रॉन रेश में मोशन में, इसके इलेक्ट्रॉन रेश में मोशन में इनफैक्ट रैंडम मोशन होता है zigzag पाथ। सो इलेक्ट्रॉन्स किस में है? मोशन में। वी हैव आइसोलेटेड कंडक्टर, we have an isolated conductor। सो अभी इसका इलेक्ट्रॉन जो है वो रैंडम मोशन में है। क्या है? मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रैंडम। मतलब किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में ओरिएंटेड नहीं है। मतलब अगर किसी पॉइंट से कुछ इलेक्ट्रॉन एन इलेक्ट्रॉन इधर गया तो हम चूंकि रैंडम है, इसके हर डायरेक्शन इक्विवेलेंट है, तो उस टाइम में एन इलेक्ट्रॉन इधर भी जा रहा हो, इधर भी जा रहा हो। इसके लिए हर डायरेक्शन इक्विवेलेंट है, तो किसी पॉइंट से नेट चार्ज कितना फ्लो कर रहा है? 0। और अब भी जब हम लोग इलेक्ट्रिक करंट का स्टार्टिंग पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे इधर गया था कुछ 10 इलेक्ट्रॉन, इधर गया था 2 इलेक्ट्रॉन, तो नेट इधर गया 8 इलेक्ट्रॉन। अब जितना इधर जा रहा है उतना पॉइंट में हर डायरेक्शन के लिए इक्विवेलेंट है। इसके लिए हर डायरेक्शन इक्विवेलेंट है। मतलब किसी पॉइंट से किसी डायरेक्शन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितना जा रहा है उतना कोई डायरेक्शन में, तो किसी पॉइंट से नेट चार्ज कितना फ्लो कर किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में? 0। तो इस केस में इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा? रैंडम। सॉरी, इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा? 0। एम आई क्लियर? तो यहाँ पे चार्ज रेश भी नहीं है, चार्ज रेश मोशन में, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, बट उसका मोशन रैंडम है, किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन ओरिएंटेड नहीं है, उसके लिए हर डायरेक्शन इक्विवेलेंट है। सो हर डायरेक्शन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी पॉइंट से इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्रॉस करता है, तो नेट चार्ज कितना क्रॉस कर रहा है किसी भी इंटरवल में? 0। सो करंट, इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा? 0। सो जब भी हमारे पास एक कंडक्टर है एसोसिएटेड, उसमें इलेक्ट्रॉन फ्री है, मूव कर रहे हैं, बट उसका मोशन रैंडम है, सो उससे थ्रू करंट क्या है? 0। अब हम मानते हैं इसी कंडक्टिंग वायर पे यहाँ पे एक कंडक्टिंग सीट लगा दिया दोनों साइड। इस सिलिंड्रिकल जो वायर था कंडक्टिंग लगा दिया, यहाँ पे +2 चार्ज दे दिए और यहाँ पे -2 चार्ज दे दिए, कंडक्टिंग सीट लगा दिए उस डिस्क पे। मान लीजिए दोनों एंड पे जो मेरा बॉटल था, कंडक्टिंग वायर का एक बॉटल है, ये है, यहाँ पे हमने एक डिस्क लगा दिया, इधर डिस्क लगा दिया, यहाँ पे +2 चार्ज दिया, यहाँ पे -2 चार्ज दे दिया उस डिस्क पे। जो ही यहाँ +2 और -2 चार्ज दिए, मतलब यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया। जब इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा तो इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा, बिकॉज यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इधर एक फोर्स लगेगा, सो इलेक्ट्रॉन पे इधर एक फोर्स लगा, सो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आना शुरू होगा और यहाँ पे और ये कब तक फ्लो करेगा? जब तक कि इसके अंदर नेट, अब ये हमारा ई एक्सटर्नल था, जब यहाँ पे एक इंड्यूस्ड होगा और जब तक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 ना हो जाए, तो कुछ देर बाद वो इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा,
ये हो जाएगा यहाँ पे नेट चार्ज जीरो करके अल्टीमेटली यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कर देगा, राइट। सो करंट यहाँ पे फ्लो करेगा बट फॉर वेरी शॉर्ट इंटरवल। जब हमने एक कंडक्टिंग वायर लिया, इसके दोनों एंड पे डिस्क लगा दिया, यहाँ पे प्लस चार्ज पे माइनस चार्ज, फिक्स चार्ज यहाँ पे दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ। बट हमको पता है इलेक्ट्रॉन चाहेगा अपने ऊपर नेट फोर्स जीरो करना, इलेक्ट्रॉन इधर एक फोर्स लेगा, इलेक्ट्रॉन इधर आना शुरू करेगा, देयर बी इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। सब बहुत पढ़ चुके हो कंडक्टर के केस में कि इधर आया ई एक्सटर्नल, इधर आएगा ई इंड्यूस्ड और तुरंत नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा। सो करंट फ्लो बन जाएगा। करंट फ्लो करेगा बहुत शॉर्ट इंटरवल के लिए। बट अगर हम समहाउ इलेक्ट्रिक फील्ड मेंटेन कर लें, अब हमने इसको एक बैटरी से जोड़ दिया, एक सेल से जोड़ दिया। अब मैंने इसको एक सेल से जोड़ दिया, ठीक है। अब सेल, अगर इसका कुछ टर्मिनल वोल्टेज V वोल्ट है, यहाँ पे V यहाँ जीरो, सो ये कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड अब यहाँ अप्लाई किए हुए हैं। मींस इलेक्ट्रॉन इधर आके चाहेगा अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो करना, बट वो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं कर पाएगा क्योंकि हमने यहाँ पे कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन किया हुआ है। कैसे किया हुआ है ये आपको प्रॉपर्टी ऑफ सेल है, ये आप लोग केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ोगे, मैं इस पे नहीं जा रहा। somehow it has maintained constant potential, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ रहा है तब भी ऐसा समझो, मैं एक समझता हूँ, ऐसा समझो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आया उतना यहाँ पे प्लस चार्ज भेजते रहते हैं, तो पोटेंशियल फील्ड मेंटेन ऐसा ही कुछ करता है सेल, ये आप लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ोगे। मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड अब जीरो नहीं कर पा रहा है, इलेक्ट्रॉन आ रहा है बट इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बिकॉज ये पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन किए हुए हैं। और इलेक्ट्रॉन तब तक मूव करते रहेगा जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं हो जाए, और चूंकि जब तक ये सेल लगा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने नहीं देगा, बिकॉज ये ई फील्ड मेंटेन करता है, पोटेंशियल डिफरेंस भी इसको मेंटेन करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ही मेंटेन करना है। तो इलेक्ट्रॉन लगातार इधर फ्लो करते रहेगा। सो जब इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो कर रहा है, वी नो इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्ज, सो इलेक्ट्रिक करंट इधर फ्लो कर रहा है, मींस इस पे इधर आई राइट। सो यहाँ पे ऐसे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। सो इसको हम लोग डिस्कस कर चुके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी कि फिर इलेक्ट्रॉन चाहेगा, वो चाहेगा इंड्यूस करके नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर जीरो करना, बट यहाँ कर नहीं पाता से लगातार इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करते रहता है। इस केस में जब यहाँ पे हमने डिस्क लगाया था तो इलेक्ट्रिक करंट फील्ड जीरो हो गया, बस कुछ देर के इलेक्ट्रिक करंट फ्लो किया था, ठीक है। कोई डाउट है यहाँ पे? नहीं, तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। अगर आपको बोलेगा कि इन केस ऑफ करंट कैरिंग वायर इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द वायर इज जीरो, ट्रू और फॉल्स? न्यूट्रल करंट कैरिंग वायर, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? नॉन जीरो। अगर हमारे पास एक करंट कैरिंग वायर है, इसका मतलब करंट इधर जा रहा है, मतलब इस यहाँ पे प्लस पोटेंशियल होगा, यहाँ पे माइनस, मींस इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है। एम आई क्लियर? सो किसी कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है इन केस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोडायनामिक्स में करंट, इलेक्ट्रोडायनामिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है क्या? बिल्कुल नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड तो करंट फ्लो कर रहा है, उसको जीरो करने के लिए इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है लगातार। ओके, सो ये थ्योरी था। इस पार्ट को एनसीईआरटी में अच्छे से लिखा है, आप वहां भी पढ़ सकते हो, अच्छा से लिखा हुआ है। अब हम मानते हैं कि हमारे पास एक सिलिंड्रिकल कंडक्टिंग वायर, ठीक है। इसमें हम मान रहे हैं इसको हमने एक बैटरी से जोड़ दिया, सो ऐसे करंट फ्लो करेगा, राइट। सो ऐसे इससे करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो कर रहा है। हम क्या करते हैं, एक स्मॉल सेक्शन लेते हैं, एक बिल्कुल स्मॉल सेक्शन जिसका लेंथ dx है, बस मैग्नीफाई करके मैं दिखा रहा हूँ, लेंथ dx है, ठीक। और इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आ रहा है कुछ dt टाइम में, स्मॉल टाइम dt,
इलेक्ट्रॉन गोज फ्रॉम सेक्शन 1 टू सेक्शन 2 इन dt टाइम। जो इलेक्ट्रॉन यहां पे इन किया वो यहां पे कब पहुंचा? dt टाइम में। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स एंटरिंग एट section 1 reaches to section 2 in dt time। अब इसे ध्यान रखना, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जब हमने बैटरी जोड़ दिया इलेक्ट्रॉन पूरा स्टेट में पास नहीं, अभी इसका पाथ जिगजैग टाइप है। अगर आपको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मतलब कुछ हल्का हल्का ड्रिफ्ट हो रहा है। ठीक है, सो कुछ थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट है, ऐसा नहीं बिल्कुल पाथ स्ट्रेट लाइन है। अभी पाथ क्या है? इलेक्ट्रॉन का कुछ जिगजैग होगा। मान लीजिए कुछ जिगजैग होके यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ पे आ गया, सो इसको हम बोले ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मतलब इधर कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ। और बिल्कुल नहीं कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ये जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं बस एक मॉडल ले रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन से को एनर्जी ट्रांसफर करते रहता है। अगर ऐसा होता कि इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ पहुँचना है करंट फ्लो करने के लिए, तो फिर टाइम लगता है। इतना बड़ा वायर है, उसका इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आएगा, तब तो ऐसा तो ना तुरंत स्विच ऑन करते हो फैन चलता है। ऐसा होता क्या? नहीं होता। क्या है बेसिकली, ये सबसे को तुरंत इलेक्ट्रॉन कोलाइड किया, सब इलेक्ट्रॉन मोशन में आ गया, तो तुरंत यहाँ से यहाँ पे पहुंच गया करंट। ऐसा नहीं कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पहुंच रहा है, सिर्फ सब कोलाइड किया। बस एक मॉडल लेके इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो हम मानते हैं ये इलेक्ट्रॉन dt टाइम में यहाँ पहुंचा, बस छोटा सा बिल्कुल स्मॉल लेंथ है और स्मॉल टाइम इंटरवल है। एंड कंडक्टर हैज n free electron per unit volume। Conductor has, the property of conductor has n electrons per unit volume। ये property of conductor होता है। ठीक है, अब बताओ जब ये यहां से यहां जाएगा dt टाइम में, मतलब इसके बीच जितना इलेक्ट्रॉन था वो सब इसको क्रॉस किया, सरफेस 2 को। जब यहां वाला ये जो इलेक्ट्रॉन है वो यहां तक पहुंच रहा है, ये जब जा रहा है मतलब इसके बीच इस वॉल्यूम में जितना इलेक्ट्रॉन था सब इसको क्रॉस कर गया। Am I clear? जब सरफेस 1 का इलेक्ट्रॉन सरफेस 2 को क्रॉस किया, तो ये भी हमने मॉडल माना है कि इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, मींस इसके बीच का इलेक्ट्रॉन इसको क्रॉस कर गया। तो dt टाइम में जो इलेक्ट्रॉन इस वॉल्यूम के अंदर था वो इसको क्रॉस किया। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स crossing through section 2 in dt time। ये पॉइंट क्या है? अरे भाई मान ली लाइन लगा हुआ, ये लाइन में सब लगा हुआ, ये है ये है ये, यहाँ पे मान लेते हैं पेन मेरा ये है, थोड़ा अंदर भी है। तो अब जब है ऐसा कुछ है, तो जब ये पेन पहुंचेगा सरफेस 2 पे, तो सारा पेन जो है क्रॉस कर चुका है, जो इसके बीच में इतना पेन था, राइट। सो अब कितना इलेक्ट्रॉन इस वॉल्यूम में, इसका वॉल्यूम कितना है? मानते हैं क्वेश्चन एरिया कुछ ए है, क्वेश्चन एरिया ए है, इट्स अ कांस्टेंट एज क्रॉस सेक्शनल एरिया, लेट्स अज्यूम एज क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये कितना है? ए, और लेंथ कितना है? dx। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा? a dx। ये जो dv है 1 और 2 बिटवीन क्या है? a dx। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा? n into a dx, बिकॉज देयर आर n इलेक्ट्रॉन्स पर वॉल्यूम और वॉल्यूम है a dx। तो dt टाइम में ये जो इतना इलेक्ट्रॉन बीच में था सेक्शन पे वो क्रॉस किया, कितना इलेक्ट्रॉन क्रॉस किया? n into a into dx। सो इतना इलेक्ट्रॉन क्रॉस किया, राइट। सो व्हाट इज चार्ज क्रॉसिंग? q कितना होगा? q कितना चार्ज क्रॉस किया? dq। सो जितना इलेक्ट्रॉन क्रॉस किया इनटू चार्ज इलेक्ट्रॉन, दैट इज n into a into dx into e। इतना इलेक्ट्रॉन क्रॉस किया और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज e है, तो टोटल कितना चार्ज क्रॉस किया? n into a into dx into e। इतना चार्ज क्रॉस किया dt टाइम में। सो वी नो
I is equal to dq by dt, राइट। सो हमें क्या पता है, I is equal to dq by dt। सो इतना चार्ज क्रॉस किया मीन्स n इंटू a इंटू dx इंटू e बाई dt इक्वल n इंटू a इंटू e dx by dt, that is equal to NEA VD. This VD is called drift velocity. मैं इस फिगर को मिटा रहा हूं। सो हमने एक रिलेशन डिफाइन किया जो कि इंपॉर्टेंट है, I इक्वल टू NEA VD। जैसे करंट, अब मैं लिखता हूँ सारा टर्म क्या है। I क्या है, करंट फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर। current flowing through a conductor. N is number of free electrons per unit volume in conductor. A क्या है, area of cross section, area of cross section. And what is VD? Drift velocity, means कितना ड्रिफ्ट कर रहा है टाइम में, आगे थोड़ा सा जा रहा है। सो VD is drift velocity। इसको मैं कुछ समझाऊंगा, इस पर भी और बात करेंगे। अभी आप लिख लो VD क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। कुछ मान लें आगे ड्रिफ्ट कर रहा है, ड्रिफ्टिंग आप लोग पढ़ते हैं ना रिवर वाला में, मतलब कुछ आगे ड्रिफ्ट करा दिया, बहा दिया उस तरह से। सो आई हो गया NEA VD। कोई दिक्कत नहीं, एक सिंपल क्वेश्चन करते हैं इस पे। बेसिकली VD क्या होता है ना, दिस इज ऑर्डर ऑफ नॉर्मली 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड। इसका बहुत छोटा वैल्यू होता है, 10⁻⁴ मीटर सेकंड ऑर्डर में, पर मीटर पर सेकंड ऑर्डर में होता है, बहुत छोटा वैल्यू है। एक सिंपल लेते हैं, हमारे पास कुछ ऐसा कंडक्टर है। अब हमने इसमें दो सेक्शन लिया, एक सेक्शन ये लिया, दूसरा सेक्शन ये लिया। ये कंडक्टिंग वायर है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में। तो स्टेडी स्टेट में अगर यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी है VD1 और यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी है VD2 एट स्टेडी स्टेट, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? Then which of the following is correct? We have a conducting wire having variable cross sectional area. अब at a steady state, if drift velocity at this point is VD1 and VD2, which of the following is correct? हो गया। देखो अब यहाँ पे ये हम लोग हीट ट्रांसफर में किए हैं, आप लोग फिर इसमें भी किया हो, स्टेडी फ्लो फ्लूइड मैकेनिक्स में। तो जितना करंट यहाँ होगा उतना करंट यहाँ होगा, आई सेम अलग अलग सेम। अरे यार चार्ज कहीं कोई एक्यूमुलेट होता है क्या? तो जो करंट यहाँ पे है वही करंट यहाँ पे, करंट होने का सेम अलग अलग, करंट बिल्कुल सेम। कंडीशन आप चार्ज से सकते हो, कहीं चार्ज एक्यूमुलेट नहीं हो रहा है। स्टेडी हमने बोल दिया, मतलब करंट थ्रू क्रॉस सेक्शन होल कंडक्टर इज सेम। अगर हमने जो ही बोल दिया इट हैज अचीव्ड स्टेडी स्टेट मींस करंट पूरे में क्या है, सेम है। आप लोग पढ़ चुके, स्टेडी फ्लो भी पढ़ चुके हो, हीट में भी पढ़ चुके हो। सो करंट यहाँ सेम है। जब करंट सेम है तो अगर इस पॉइंट पे करंट है I1 I और यहाँ भी है I, मींस N कांस्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर है, दोनों जगह सेम होगा। सो N इंटू E इंटू A1 यहाँ का एरिया इंटू VD1 इज इक्वल टू NEA2 VD2। Am I clear? I इक्वल टू NEA VD। अगर करंट सेम है मतलब यहाँ करंट सेम है तो N चूंकि प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर है N सेम होगा, एरिया हमने यहाँ पे A1 लिया, E इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है। सो यहाँ से N और E तो कैंसिल हो गया, व्हाट वी गॉट
VD1 by VD2. This is equal to A2 by A1 that is less than 1. यहाँ एरिया ज़्यादा है, यहाँ एरिया कम है, तो ऑब्वियसली VD2 बड़ा होगा। Am I clear? Good out? ऐसा क्वेश्चन आप लोग दो कर चुके हो, फ्लूइड में किया हो, फिर हीट ट्रांसफर में करवाएं, अभी फिर थर्ड टाइम करवाएं, कुछ नया से ज़्यादा चाइनीज में कुछ नहीं करना है। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा I इक्वल टू NEAVD। ओके, अब थोड़ा और डिटेल में जाते हैं। तो कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन, जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, वो उसके अंदर जो आयंस है उससे कोलाइड करते रहेगा? नहीं, तो इलेक्ट्रॉन लगातार कोलाइड करता है, उसके पास कोई वैसे रेड कार्पेट बिछा हुआ है। जब हम एक मटेरियल लेते हैं, देखो मॉलिक्यूल है या एटम है, उसमें तो इलेक्ट्रॉन बंधा हुआ है न्यूक्लियस से। जब एक मटेरियल लेते हैं, कोई मान एक रॉड ले, कंडक्टिंग रॉड, जैसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, तो उसमें कोई बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। इलेक्ट्रॉन फ्री में अंदर क्या हो गया? आयन आ गया, तो आयन से वो कोलाइड करते रहता है। आयन कहाँ है? इलेक्ट्रॉन निकला तो आयन ही बचेगा ना, कुछ भी, तो वो कोलाइड करते रहेगा। तो इलेक्ट्रॉन के लिए कोई रेड कारपेट नहीं बिछा हुआ है, बिल्कुल एकदम स्ट्रेट लाइन में चलो, कोलाइड करते हैं, कोलाइड करते हैं, कोलाइड करते हैं। ठीक है, तो भाई हमें डेड वेलोसिटी क्या होता है, क्या समझ रहे हैं? एक हम फिर से एक मॉडल लेते हैं सिंपल समझने के लिए, कि हमारे पास एक सिलिंड्रिकल कंडक्टिंग वायर है। हमारे पास एक सिलिंड्रिकल कंडक्टिंग वायर है, इससे मानते हैं कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब हमने ऐसा बैटरी से जोड़ दिया। सो इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा, राइट? अब इलेक्ट्रॉन पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इलेक्ट्रॉन पे इधर फोर्स लगेगा F, इधर करंट फ्लो करेगा, इलेक्ट्रॉन उसको उठाएगा, नहीं इधर आई है। सो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स क्या लगेगा? फोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन F इक्वल टू क्या होता है? Q इंटू ई। सो E इंटू ई, इलेक्ट्रॉन पे इतना फोर्स लग रहा है, तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा? E बाय L, राइट? अब ध्यान दो, अब ये इलेक्ट्रॉन एग्जाम मानते हैं कुछ कंसिडरिटी रहा होगा, वो एक्सेलरेट किया एक्सेलरेशन से फॉर सम टाइम, लेट्स अज्यूम कुछ टाइम के लिए किया, टी टाइम के, और उसके फिर से वो कोलाइड कर गया। मतलब और हर इलेक्ट्रॉन हम मानते हैं, चलो हम निकाल रहे हैं, एक कांस्टेंट है, हम मानते हैं आफ्टर टाइम टी, let's assume after time t electron collides again, collides with ion। और उसका कुछ vi था, तो आफ्टर टाइम टी उसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा? vt क्या हो जाएगा? vi, जो इसमें वेलोसिटी रहेगा, मानते हैं ये u है, प्लस एक्सेलरेशन, समझना, इनटू टी। किसी एक इलेक्ट्रॉन हम बात करें, किसी एक इलेक्ट्रॉन का अभी मानते हैं किसी इंस्टेंट पे वेलोसिटी उसका u था, और अभी से टाइम t के बाद वो कोलाइड करता है। हमने कोई एक इलेक्ट्रॉन लिया, कोई एक इलेक्ट्रॉन पकड़ते हैं, कोई एक सिंगल इलेक्ट्रॉन, तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, कोई एक सिंगल इलेक्ट्रॉन लेते हैं, उसका वेलोसिटी कुछ u था, लेट्स जो इस डायरेक्शन में u था, लेट्स इसी डायरेक्शन में था, रियल में वेक्टर है, तो ये मानते इसका कुछ वेलोसिटी u है इस डायरेक्शन में, चलो लगा दिया वेक्टर, कुछ था, कुछ u किसी डायरेक्शन में था, तो जनरल कर दिए, और यह इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो आफ्टर टाइम t वो कोलाइड करेगा, t टाइम का वेलोसिटी हो जाएगा, ये वेक्टर एडिशन है u प्लस at, राइट? v इक्वल टू u प्लस at, ठीक है? अब ये हुआ एक इलेक्ट्रॉन का, और जो ही कोलाइड करता है तो वेलोसिटी हो जाता है, कोलाइड करने के बाद फिर से वो बिगनिंग ऐसा करता है, मतलब इसका हम एक ये होता है कि इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट किया, फिर कोलाइड किया, फिर एक्सेलरेट किया, फिर कोलाइड किया, फिर ऐसा कुछ हो रहा है। तो इस इंस्टेंट पे जितने इलेक्ट्रॉन हैं, अब ये इलेक्ट्रॉन आफ्टर टाइम की कोलाइड होता है, कोई इलेक्ट्रॉन T1 के बाद है, कोई T2 के बाद है, कोई T3 के बाद, सबका अलग है। हमने माना ये इलेक्ट्रॉन आफ्टर टाइम की कोलाइड करता है,
ये टाइम टी कुछ टी आई के बाद कोलाइड करता है, इसका आंसर भी कुछ यू आई है, तो उसका वेलोसिटी आफ्टर टाइम टी आई क्या हो जाएगा, कुछ वी आई हो गया। समझ में आ रहा है ना? हम कोई इलेक्ट्रॉन इस इंस्टेंट पकड़े, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, एनसीईआरटी में कैसे मैं करता हूँ, एक और आसान है जिससे हम करते हैं उससे ही कर दूंगा, उससे और आसानी से हो जाता है, बट इसको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि, और ये आसान मतलब ये थोड़ा ज़्यादा रियलिस्टिक लग रहा है कि उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, हमने कोई एक इलेक्ट्रॉन पकड़ा, ठीक है, अगर हम कोई भी एक इलेक्ट्रॉन पकड़ते हैं, हम मानते हैं उस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी यू आई है और वो इलेक्ट्रॉन अभी से टी आई टाइम के बाद कोलाइड करेगा आयन से, तो टी आई टाइम में इतना वेलोसिटी गेन कर लेगा। अब हमको निकालना है सारे इलेक्ट्रॉन का एवरेज वेलोसिटी, एक इलेक्ट्रॉन का है तो एवरेज क्या होगा, हम सारे का एवरेज निकालेंगे। सो एवरेज वी एवरेज दैट विल बी यू आई का एवरेज प्लस ये तो कांस्टेंट है ई ई बाय एम ई टी आई एवरेज, हाँ या नहीं? सबका ये हमने जितना इलेक्ट्रॉन्स के अंदर होगा, ये हमने एक इलेक्ट्रॉन के लिए किया था, हमने लिया फॉर ऑल इलेक्ट्रॉन्स, जितने भी इलेक्ट्रॉन है उनका मैंने एवरेज कर दिया। तो कंडक्टर में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, फॉर ऑल फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब बताओ एवरेज इनिशियली सबका क्या था, जीरो, का रैंडम था। एवरेज सबका इनिशियली क्या था, जीरो, रैंडम था ना, ये हो गया जीरो। अब एवरेज टाइम, तो कोई अभी से T1 के मतलब Ti का एवरेज, कोई अभी से T1 के बाद कोलाइड करता है, कोई T2 के बाद कोलाइड करेगा, होता है कोई अभी से T3 के बाद कोलाइड करेगा, उस सबके एवरेज हम लोग बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम, मींस एवरेज टाइम आफ्टर व्हिच ईच इलेक्ट्रॉन कोलाइड्स, मींस एवरेज टाइम गैप बिटवीन टू कोलिजन, दैट इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम, tau. Tau is relaxation time, relaxation time is defined as average time gap या interval, average time gap between two collisions. So कोई इलेक्ट्रॉन अभी से T1 टाइम आएगा, कोई T2 टाइम आएगा, कोई T3 आएगा, सबका एवरेज क्या हमने लिया, टॉ। तो क्या अब मैं इस फैक्टर को हटा रहा हूँ, इलेक्ट्रिक डायरेक्शन में आ गया ये E by me into tau, मैं मैग्नीट्यूड की बात किया, V एवरेज, दिस इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसी बोलते हैं सारे इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट एवरेज वेलोसिटी जो निकल गया, दैट इज कॉल्ड। अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया होता तो रैंडम था, ये CPU होती, ये था, ये क्या था, जीरो। आपने इलेक्ट्रिक फील्ड जब अप्लाई किया तो उसका जो एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी आया, सबका सारे इलेक्ट्रॉन का जो एवरेज वेलोसिटी आया वो क्या है, E by me into tau। एक तरीका ये है, तो हमने लिखा, तो मैं मिटा रहा हूं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू E by me into tau, VD इज इक्वल टू E by me into tau। अब इसको ऐसे बर्नर साहब के क्या किए, उन्होंने क्या किया कि वो मान रहे हैं कि लेट्स अज्यूम आफ्टर ईच कोलिजन इलेक्ट्रॉन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, कोलाइड किया, रेस्ट से स्टार्ट किया, फिर से वो स्ट्रेट किया, फिर कोलाइड किया, रेस्ट से स्टार्ट किया। तो एक मॉडल हम माने, अंदर क्या होता है कोई जानता है, कुछ मॉडल मान के हम चीजों को एक्सप्लेन करते हैं, और अगर हमारे एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से वो मैच करता है उसी को हम थ्योरी मान के पढ़ते हैं। अंदर क्या हुआ, इस पे ये फील्ड पूरा ओपन है रिसर्च के लिए, राइट। सो एक मॉडल माने कि आफ्टर ईच कोलिजन इलेक्ट्रॉन जब कोलाइड करेगा आयन से, वो रेस्ट में आता है, फिर से एक्सीलरेट किया, फिर कोलाइड किया, फिर रेस्ट से स्टार्ट किया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा मॉडल है। और इसमें क्या माना है कि कुछ इस वेलोसिटी था, कोलाइड किया, फिर से वही यू गेन कर लिया, मतलब हिस्ट्री का कंटिन्यू कर रहा है। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी था, कोलाइड किया आयन से, फिर से यूआई आ गया, फिर से कोलाइड किया, फिर से यूआई आ गया। और इसने माना कि इसलिए सब मानते सब इलेक्ट्रॉन जो है कुछ था रेस्ट में था, कोलाइड किया, फिर से रेस्ट से स्टार्ट किया, फिर एक्सीलरेट किया, फिर कोलाइड किया, तो उन्होंने मान लिया अगर यू जीरो है और टॉ इलेक्ट्रॉन टाइम, मतलब दो कोलिजन के बीच सारे इलेक्ट्रॉन में एवरेज टाइम क्या है, गैप क्या है, टॉ। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन
इन टॉ टाइम क्या होगा, यूटी प्लस हाफ ए स्क्वायर, यू जीरो माना है, हाफ ई ई बाई एम ई टॉ स्क्वायर। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, हाफ ई ई बाई एम ई टॉ स्क्वायर। अब डिस्प्लेसमेंट टोटल ये हो गया, तो वी नो व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी, ये हमने हर इलेक्ट्रॉन का निकाल लिया, किसी टॉ टाइम में डिस्प्लेसमेंट ये है, तो vd इज एवरेज वेलोसिटी, सो एवरेज वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, सो एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो क्या आ जाएगा, हाफ ई ई बाय एम ई इनटू टॉ, ये आ जाएगा मेरा vd। तो दो अलग अलग मॉडल सर। अब बोलोगे सर इसका तो जस्ट हाफ ही हो गया, लग तो रहा है जस्ट हाफ हो गया, बट बेनिस ऑर्डर क्या होगा, टेम्पा माइनस 4, टेम्पा माइनस 4, टेम्पा माइनस 4/2 की कितने का अंतर है। सो प्रैक्टिकली जो हमारा डाटा उसको ज्यादा इफेक्ट डालने वाला नहीं है, बट अगर आपको कुछ एग्जाम में कौन सा यूज करना है, ये भी मैं एनसीईआरटी में किया, बट ये भी सही है, बहुत सारे स्टैंडर्ड बुक्स में लिखा रहता है, एससीओ भी है, कुछ फॉरेन सर में दिया है, और बिल्कुल सही है, बट आपके लिए एक यूज करना है बिकॉज एनसीईआरटी में दिया हुआ है। सो क्या क्लियर है कि हमने मान लिया कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूआई था, और अभी से टाइम टीआई के बाद वो कोलाइड करेगा, और मतलब वो अभी से लेकर टीआई टाइम तक एक्सलेट किया, तो टीआई टाइम ऑफ वेलोसिटी क्या हो गया, यूआई प्लस ए इंटू टीआई। अब ये हुआ एक इलेक्ट्रॉन का, उसके बाद बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, हम सबका एवरेज निकाल लिया, मतलब एक का वीआई निकाला, तो सारे वीआई का एवरेज क्या देगा, एवरेज वेलोसिटी फॉर ऑल इलेक्ट्रॉन्स। तो ईवाई एवरेज 0 बिकॉज़ रैंडम था, वेलोसिटी क्या था, रैंडम, और टीआई का एवरेज हमने लिया टॉ, तो वहां से सिंपल आ गया ई बाय एम ई इनटू टॉ, वेलोसिटी। तो हम लोग इसी को आगे लेके चलते हैं, इसको हम छोड़ रहे हैं। ओके, सो हमारे पास वीडी मिल गया ई बाय एम ई इनटू टॉ, राइट। नाउ वी नो टाइम क्या हुआ, तो इस पार्ट को करके छोड़ना पड़ेगा, का एक्स्ट्रा हो जाता है ना। वीडी आ गया, सो नाउ वी नो आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, नहीं, सो इसको पुट करते हैं, एन ई ए वी डी क्या हो गया, ई बाय एम ई इंटू टॉ। एन ई हमने वीडी को रख दिया, यहां से क्या आ गया देखो तो, एन ई स्क्वायर, एन ई स्क्वायर टॉ बाय एम ई, एन ई स्क्वायर टॉ, एन ई स्क्वायर टॉ बाय एम ई इन ए इंटू ए। कोई दिक्कत हो गया आई। अब अगर कंडक्ट इसके ऊपर कुछ v है और इसका लेंथ l है, इसका लेंथ l है, तो इलेक्ट्रिक का v बाय l, तो हम इसको लिखते हैं v बाय l, सो यहां से आएगा n e स्क्वायर टॉ बाय m e इज v बाय l इनटू a। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, ओके, सो प्रॉब्लम मिटा। ये यहाँ पे क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, हम पहले आप सबको डिफाइन किए हुए जब एन ए वी डी के डिफाइन, एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, टॉ इलेक्ट्रॉन टाइम। सो यहाँ से देखो v इक्वल टू क्या आ रहा है, v इक्वल टू सबको इधर लेके आ जाते हैं, v इक्वल टू एम ई बाय एन ई स्क्वायर टॉ इंटू L by A into pi, ये ना आएगी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो m e कांस्टेंट है, n प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर है, e कांस्टेंट है, टॉ अगेन इस प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन टाइम। सो यहां से ये कांस्टेंट हम लेते हैं रो, प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर रो एल बाय ए इंटू पाई,
अब इतना कुछ जो है, ये जो हमने वायर कनेक्ट किया उसकी प्रॉपर्टीज को क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंस। यहीं से आया ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या आ गया, V इक्वल टू आई इंटू आर। ये हमारा क्या है, ओम्स लॉ। इस पर क्या रेसिस्टेंस, बिकॉज यहाँ पे लेंथ कंडक्टर प्रॉपर्टी है, उसका ज्योमेट्रिकल पैरामीटर कंडक्टर का, एरिया उसका ज्योमेट्रिकल पैरामीटर है, और रो प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर। रो प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर, इस रो क्या बोलते हैं, रेसिस्टिविटी। रो यहाँ पे क्या है, रेसिस्टिविटी ऑफ मटेरियल, दैट इज 1 बाय कंडक्टिविटी, 1 बाय सिग्मा। सिग्मा यहाँ पे क्या है, कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल। सो रो रेसिस्टिविटी, सिग्मा है कंडक्टिविटी। रो का यूनिट क्या होता है, अगर इस रेसिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम, आपको पता ही है, ओम होता है। तो अगर हमने लिखा R इक्वल टू रो L बाय ए, राइट, जहां पे रो क्या रेसिस्टिविटी ऑफ मटेरियल, L इज लेंथ ऑफ, हम तो क्वेश्चन करेंगे, रेसिस्टेंस, रेसिस्टर या कंडक्टर जो बोलो, रेसिस्टर एंड एज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। नेक्स्ट हम जो क्वेश्चन सारा करेंगे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। सो R क्या आ गया, रो L बाय ए। बेसिकली क्रॉस सेक्शन मतलब जिस एरिया के थ्रू करंट फ्लो कर रहा है उसका पर्टिकुलर एरिया, नहीं। अगर मान लिए करंट ऐसे फ्लो, हम डिटेल में बात करेंगे, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो ये वाला एरिया लेंगे। अगर मान लेते हैं करंट ऐसे जा रहा है, ये वाला एरिया लेते हैं। एरिया कौन सा होगा, ये वाला, और लेंथ ये वाला। और करंट ऐसे जा रहा है, एरिया होगा ये वाला और लेंथ होगा ये वाला। तो अगले क्लास में डिटेल में बात करेंगे, हम इस पर क्वेश्चन करेंगे। अभी हम इस पे नहीं जा रहे हैं। तो ये R इक्वल टू रो L आ गया, V इक्वल टू आई आर, इसको रेसिस्टेंस हमने बोल दिया, और रो मेरा ये है M E बाय N E स्क्वायर का। तो हम लोग रो पे बात करते हैं। मेरा रो क्या है, रो इक्वल टू M E बाय N E स्क्वायर, ठीक है, ओके। अब बताओ, ये कांस्टेंट है, प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर है, ठीक है। अगर किसी कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाते हैं, अगर किसी कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका रो बढ़ेगा घटेगा, उसका रो बढ़ेगा घटेगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टर में, ये तो कांस्टेंट है, इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, ये कांस्टेंट है, टॉ घट जाता है। क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट फास्ट हो गया, तो उसके दो टाइम के बीच जो एवरेज टाइम गैप बिटवीन टू कॉइल था वो डिक्रीज कर गया। ये डिक्रीज करने से रो इंक्रीज करता है, रेसिस्टिविटी इंक्रीज करता है इन केस ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर में जब हमने टेम्परेचर बढ़ाया, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, इससे ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, ये कांस्टेंट है। टॉ डिक्रीज कर जाता है, तो उसके दो कॉइल के बीच गैप डिक्रीज का, रेसिस्टिविटी बढ़ गया। और सेमी कंडक्टर में क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ने से उसमें टॉ घटेगा, तो रो बढ़ना चाहिए। बट आगे आप लोग पढ़ोगे, ये ठीक है, ये घटता है, बट उसका एन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है उसके स्पार्क में। ये डिटेल हम लोग पढ़ेंगे सेकेंडरी टॉपिक में। तो टॉ घटता है बट एन सिग्निफिकेंटली इंक्रीज करता है, दैट्स रेसिस्टिविटी डिक्रीज। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ सेमीकंडक्टर। टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस उसका घटता है, बिकॉज एन बहुत ज्यादा बढ़ता है, उसके पास बहुत ज्यादा फ्री चार्ज कैरियर्स आते हैं। चार्ज कैरियर्स ज्यादा आ जाते हैं, ज्यादा आने से उनका रेसिस्टेंस, रेसिस्टिविटी जो है वो घट जाता है, बिकॉज एन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, अब हमारे पास है R इक्वल टू रो L बाय ए। अब वैसे से लेंथ बढ़ेगा, एरिया बढ़ेगा, ज्यादा बढ़ता है, बट L बाय ए में चेंज बहुत सिग्निफिकेंट नहीं होता है, रो, सो इसलिए R भी बढ़ जाता है और इसका R बढ़ जाता है। तो आप कोई बोलोगे इसका टेम्परेचर बढ़ने से लेंथ तो बढ़ता है, एरिया भी बढ़ता है, और एरिया ज्यादा बढ़ेगा, मतलब L बाय ए घटेगा।
टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो L बाय ए घटेगा, बट उस L बाय ए में चेंज जो है सिग्निफिकेंट नहीं है, तो इसीलिए रो पे ज़्यादा डिपेंड करता है। तो आर बढ़ने, रो टेम्परेचर बढ़ने से रो बढ़ेगा तो आर बढ़ेगा इस केस में। L बाय ए का चेंज नेग्लिजिबल है। क्लियर? सो रेसिस्टेंस ऑफ अ वायर डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। इन फैक्ट हम उसको बाद में पढ़ेंगे, लास्ट में पढ़ लेंगे कि हाउ रेजिस्टेंस वेरी विद टेम्परेचर। अभी बस हम इतना बता चुके हैं कि टेम्परेचर बढ़ने से कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ता है, सिलेंडर का डिक्रीज करता है, राइट? ओके, अब यहाँ पे फिर से आते हैं, यहाँ से आते हैं। मेरा I इक्वल टू क्या है, जो हम पहले के क्या था, I इक्वल टू था NE स्क्वायर टॉ बाई ME इंटू A इंटू E था, यही था ना? यही था कि नहीं? V बाई L है ना, यहीं से देखो ना, I इक्वल टू, इसको लो V बाई L E है। अब अगर हम I बाई A करें तो क्या आएगा, NE स्क्वायर टॉ बाई ME इंटू E। इसको बोलते हैं करंट डेंसिटी J। और देखो ये क्या है, 1 बाय रो है कि नहीं? रो है मेरा ME बाई NE स्क्वायर, तो ये क्या है, 1 बाय रो, दैट इज सिग्मा, और ये E। इनफैक्ट इज वेक्टर इक्वेशन। करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है एंड J इक्वल टू सिग्मा इंटू E। J क्या है, करंट डेंसिटी, मीन्स करंट पर यूनिट एरिया, करंट पर यूनिट एरिया। और एरिया कौन सा लेंगे, मीन्स डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, जो एरिया परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। एक करंट डेंसिटी सिग्मा क्या, व्हाट इज सिग्मा, इज कंडक्टिविटी एंड E इज इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई दिक्कत? यहां तक कोई डाउट नहीं? तो J क्या है, I बाई A, बेसिकली ये है करंट, ऐसा था प्रेशर टाइप, वैसे ही है प्रेशर था ना, फोर्स पर मीटर बाय एरिया, उस तरह ये I पर मीटर बाय एरिया। जैसे करंट पर यूनिट एरिया मींस क्रॉस सेक्शनल एरिया से करंट फ्लो कर रहा है, तो इसके ये एरिया लिया हमने, अगर इधर करंट जा रहा है तो डाउट। सो J इक्वल टू सिग्मा इंटू E। सिग्मा यहाँ से दिखा सकते हैं, रेसिस्टिविटी है ME बाई NE स्क्वायर का, तो इसका जस्ट उल्टा 1 बाय रो हो गया मेरा सिग्मा। ओके, नेक्स्ट जो मेरा था VD क्या आया था, VD आया था मेरा E बाई ME इंटू टॉ। VD इक्वल टू E टॉ बाई ME इंटू E है नहीं? यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? नहीं? पक्का? ओके। अब देखो हमको पता है कि करंट जो फ्लो कर रहा है बहुत कुछ डिपेंड करता है फ्री इलेक्ट्रॉन, मतलब उसके मोबिलिटी पे, इलेक्ट्रॉन कितना फास्ट चल रहा है। सो हम एक टर्म डिफाइन करते हैं कि VD बाई मीन ड्यू वेलोसिटी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इज E टॉ बाई ME। इसको हमने नाम दे दिया मोबिलिटी। क्या नाम दिया? मोबिलिटी। सिंबल होता है म्यू, सो हम लिखते हैं VD इक्वल टू म्यू इंटू E, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। VD इक्वल टू म्यू E इंटू E। Here VD is drift velocity, mu is mobility of electron and E is इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमने बस एक टर्म डिफाइन कर दिया है VD मोबिलिटी, इसलिए कि मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के हिसाब से कितना चार्ज मोबाइल है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर इलेक्ट्रिक फील्ड, बस एक नया टर्म दे दिया, कोई मतलब नहीं है, आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। ये इसको हम ज़्यादा यूज करते हैं सेमीकंडक्टर में।
वहाँ पे हर कुछ हम लोग बात करते हैं मोबिलिटी के टर्म में। तो VD इक्वल टू क्या है, म्यू ई इंटू ई है, म्यू ई इज मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आपको कुछ फॉर्मूला जो आपको हम दिए हैं उसको आपको याद रखना है, क्या क्या, VD इक्वल टू म्यू ई इंटू ई, J इक्वल टू सिग्मा ई, और ये अब तो देखो यहाँ ये डेरिवेशन कोई टाइम नहीं है, V इक्वल टू ई प्लस AD से कर लो और I इक्वल टू NE VD करो, सब कुछ आ जाएगा। ये ड्राइव करने में कोई टाइम नहीं लगेगा। कल VD इक्वल टू U प्लस AD करेंगे, U 0 लेके फटाफट ये कर देंगे U प्लस AD करके, ये ड्राइव हो गया, इसमें VD वाई करे मोबिलिटी, फटाफट आ गया ई टॉ बाई एम इज मोबिलिटी। और जब ये आ गया, अगर आपको I इक्वल टू NE VD उसको पुट करो, सब कुछ आ जाएगा। तो इतना कुछ याद करने में परेशान हो जाओगे, याद करने में बहुत परेशानी है, तो डिराइव कर लेना। आपको याद रखना I इक्वल टू NE VD, बस VD हमको पता है, U प्लस AD करके तुरंत आ जाता है, राइट। सो आज हमने बहुत सारा टर्म डिफाइन कर दिया, डेप्थ वेलोसिटी डिफाइन किया, आपको मोबिलिटी डिफाइन किया, कंडक्टिविटी डिफाइन किया, रेसिस्टिविटी डिफाइन किया, रेजिस्टेंस डिफाइन किया, R इक्वल टू रो एल वाई होता है, रो डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, इन केस ऑफ कंडक्टर इफ इंक्रीज टेम्परेचर रेजिस्टेंस रेसिस्टिविटी बढ़ता है, सेमीकंडक्टर में घटता है, ये सब कुछ मैंने क्यों होता है आपको दिखा दिया। अगले क्लास में हम लोग इस पे न्यूमेरिकल्स करना शुरू करेंगे। पहले हम लोग रेजिस्टेंस पे न्यूमेरिकल करेंगे, R इक्वल टू रो एल वाई पे, देन विल गो टू ओम्स लॉ, ठीक है। बस हो गया, थ्योरी ऑलमोस्ट करवा दिया, अब सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग करना है आपको कुछ। और देखो करंट एनर्जी में कंप्लीट प्रैक्टिस का टॉपिक है, कंप्लीट प्रैक्टिस। और यहाँ पे लोग R इक्विवेलेंट में बहुत टाइम देते हैं, एकदम बुक्स में भरा हुआ है फाइनल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। जब आप देखोगे क्वेश्चन प्रीवियस से निकाल के बहुत कम पूछा जाता है एग्जाम में, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लेने की जरूरत नहीं है। होता क्या है ना कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बहुत पढ़ना है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बहुत पढ़ना है, वहाँ के बुक्स का सारा क्वेश्चन आपके बुक में डाल दिया जाता है। लोग स्टार डेल्टा दिस डैट सब करते रहते हैं, जबकि कहीं कोई सिलेबस में नहीं है। तो आपको देखना पड़ेगा सिलेबस में क्या हमें क्या पढ़ना है। क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ से, क्वेश्चन पूछेगा इलेक्ट्रिकल पावर से, उस पे लोग फोकस नहीं करेंगे, फोकस करेंगे R इक्विवेलेंट निकाले जा रहे हैं, जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन आ रहा है सेल से, तो आपको इंपॉर्टेंट जहां से आता है उस पे फोकस करना है। मैं भी R इक्विवेलेंट करवाऊंगा, बट बहुत ज़्यादा टाइम उस पर नहीं देना है, और कंप्लीट प्रैक्टिस है। जो इतना अच्छा प्रैक्टिस है उतना उसको R इक्विवेलेंट निकालना अच्छा आएगा। बट एग्जाम से आजकल बहुत लेंदी सब पूछना छोड़ दिया, टाइम गया वो। अब देखो पेपर प्रैक्टिस एडवांस कब पूछा, एक बार उस 5 साल 6 साल पहले पूछा है, वही बहुत ही सिंपल डिस्टेंस भी पूछे हुए था। ठीक है, तो अगली क्लास से हम लोग प्रैक्टिस शुरू करेंगे। ओके, बाय बाय।